प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 जीव विज्ञान में नया टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बताया जाएगा। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से याद करना है। ये हमेशा काम देने वाला टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी आता है। तो इसमें सबसे पहले शरीर की स्वस्थ दशा, यानी शरीर की स्वस्थ दशा किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर की रचना बहुत जटिल होती है और इसमें फिजियोलॉजिकल यानी कि जो क्रियात्मक परिवर्तन वातावरण के अनुसार होते रहते हैं। यानी जैसा वातावरण रहेगा उसी तरह से शरीर में कुछ किंचित परिवर्तन करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसी क्षमता को हम स्वस्थ दशा कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम होम्योस्टैसिस या समस्थैतिकता कहते हैं। यानी कि वातावरण के अनुसार हमारे शरीर में किंचित परिवर्तन कर लेने की क्षमता होती है और उसी को स्वस्थ दशा कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया है समस्थैतिकता कहलाती है, जिसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। और इस तरह से 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। WHO के अनुसार अब शरीर की रोगीली दशा किसे कहते हैं? जब शरीर वातावरण के अनुसार अपने को परिवर्तित नहीं कर पाता, तो जो अस्थाई दशा है उसमें संतुलन या उसमें अस्थाई दशा में संतुलन नहीं बन पाता या होम्योस्टैसिस असंतुलित होता है, उसी को हम रोगीली दशा कहते हैं। तो ये चाहे किसी विशेष अंग में हो, चाहे पूरे शरीर में हो सकता है, इसी को हम रोगीली दशा कहते हैं। अब जो रोगीली दशा होती है, अब इससे संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तथ्य और टर्मिनोलॉजी है, शब्दावलियां हैं, इसको जानना आवश्यक है। तो पहला है मूल रोग, यानी जो मूल रोग है उसका मतलब क्या है? तो कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनका कारण अज्ञात रहता है, पता नहीं चल पाता कि कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या है, उसी को मूल रोग कहते हैं। इसके बाद रोग संकेत, यानी रोग अगर होता है तो शरीर में कुछ उसके संकेत होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इसका शरीर रोगीला है। जैसे ज्वर, फीवर हो जाए, फीवर वास्तव में एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है, लेकिन अगर फीवर हो जाए तो ये जानकारी मिलती है कि किसी न किसी रोगाणु का संक्रमण हुआ है या शरीर में कोई न कोई अनियमितता
है, इसीलिए फीवर। इसके बाद पीलापन, अगर बॉडी में पीलापन या स्किन का कलर कुछ परिवर्तन हो जाए, या जिह्वा में कलर में या और रचना में देखने पर बाहर से कुछ परिवर्तन हो जाए, या नाड़ी स्पंदन जो हार्ट बीट है अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है, सांस दर, सांस लेने में कोई असामान्यता दिखाई देती है, तो ये सब जो देखने पे मालूम होता है इसी को हम कहते हैं रोग संकेत। इसके बाद रोग लक्षण, रोग लक्षण जैसे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि व्यक्ति रोगी है, जैसे रोगी को पीड़ा होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, चक्कर आता है, व्याकुलता होती है, ये सब अगर दिखाई देता है या महसूस होता है इसी को रोग लक्षण कहते हैं। इसके बाद है रोग का निदान, जिसे हम डायग्नोसिस कहते हैं। डायग्नोसिस में कोई रोग किसी को होता है तो पैथोलॉजी में जाता है, पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीमेन टेस्ट, और भी कई टेस्ट होते हैं पैथोलॉजी के द्वारा, एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, इस तरह से। इसके बाद रेडिएशन के द्वारा, एक्सरे से हम रोग का पता लगाते हैं, तो रोग के पता लगाने को हम डायग्नोसिस कहते हैं। अब जब डायग्नोसिस हो जाता है तब इसके बाद रोगों का उपचार होता है, जिसे उपचार या थेरेपी कहते हैं। थेरेपी अनेक दवाओं के द्वारा होता है, विकिरण के द्वारा होता है, इसके बाद कुछ व्यायाम के द्वारा, तो अन्य विधियों से हम रोगों का उपचार करते हैं। तो रोगों के उपचार की प्रक्रिया को थेरेपी कहते हैं। तो रोग रोधन, रोग रोधन क्या है? रोग होने से पहले किसी उपकरण द्वारा या किसी विधि द्वारा अगर हम उसको रोक देते हैं तब उसे रोग रोधन कहते हैं। अब है रोगों के कारण। रोगों के कारणों के विज्ञान को इटियोलॉजी कहते हैं, यानी रोगों के कारणों के विज्ञान को, यानी रोगों के कारणों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है विज्ञान की, उसे हम इटियोलॉजी कहते हैं। अब रोगों के कारण कई तरह के रोगोत्पादक जीव के द्वारा होते हैं। आप कुछ जीव एक कोष की, कुछ बहुकोष की भी हो सकते हैं। अब कुछ इसमें कीट भी होते हैं, कुछ प्लेटीहेलमिंथ भी होते हैं। तो अनेक प्रकार के, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, इन सब के द्वारा भी रोग होते हैं। इसे हम रोगोत्पादक जीव कहते हैं। इसके बाद आनुवंशिक रोग, वह रोग जो जीन और गुणसूत्रों में परिवर्तन या उसकी संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, उसे हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। और ये सबसे जटिल होता है, इसका जल्दी कोई उपचार
नहीं होता, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी हो सकता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, क्लाइनफेल्टर डाउन, ये सब जो रोग होते हैं उसे हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। अब वातावरणीय कारण के द्वारा, वातावरण के प्रभाव से, जैसे वातावरण से कुछ धूल, कुछ कण और वातावरण से विकिरित होने वाली जो किरणें होती हैं, वातावरण में उपस्थित कुछ परागकण होते हैं, गर्मी, ठंडी इत्यादि जो कारण होते हैं वातावरणीय कारक, उससे भी हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। आहार संबंधी असंतुलन, जैसे शरीर में यदि किसी आहार की कमी या अधिकता हो जाती है, जैसे दो रोग बच्चों में मेरेस्मस और क्वाशियोरकर, ये आहार संबंधी रोग हैं, प्रोटीन की कमी से और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग होते हैं। इसके बाद आधुनिक जीवन शैली का दुष्प्रभाव, जो आधुनिक जीवन शैली है ये बहुत बिजी लाइफ है, इसमें खाने का ट्रेंड बढ़ा, फास्ट फूड बढ़े, तो ज्यादा ऊर्जा वाला भोजन हम ग्रहण करते हैं और उस अनुपात में हम कार्य नहीं करते, यानी जितनी ऊर्जा की खपत करते हैं उतना हम ऊर्जा नष्ट नहीं करते। इस तरह से शरीर में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे डायबिटीज होता है और हार्ट डिजीज होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और भी अनेक ऐसे अर्थराइटिस वगैरह हैं। ये सब आहार संबंधी असंतुलन से रोग उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है संक्रामक रोगों का संचरण। जो संक्रामक रोग हैं, जो एक दूसरे से फैलते हैं, कुछ तो होते हैं डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट, दो तरह का संचरण होता है, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जैसे हाथ मिलाने से, चुंबन से, छींकने से, खांसने से या किसी जीव के संपर्क में रहने से, ये सब रोग होते हैं। जैसे एक रोग है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, यह बिल्लियों के मल में एक प्रोटोजोम की उपस्थिति से होता है, और इस बीमारी को हम लिटर बॉक्स बीमारी भी कहते हैं। इसमें जो गर्भवती स्त्रियां होती है, अगर उस बिल्ली के संपर्क या उस बिल्ली के मल के संपर्क में आ जाती हैं तो गर्भपात, मिसकैरेज हो सकता है, या समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। तो इस तरह से ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहलाता है। अब अप्रत्यक्ष संक्रमण, अप्रत्यक्ष माने जैसे हम संक्रमित हैं, किसी दरवाजे के हैंडल को, दीवार को या कुछ सामानों को टच कर देते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उस सामान को जो टच करता है उसमें उसका संक्रमण हो जाता है। इसके बाद
कुछ कीट हैं आर्थ्रोपोड्स, वह संक्रमण करते हैं। जब जो व्यक्ति संक्रमित है उसका ब्लड लेकर के दूसरे व्यक्ति में अगर बाइट करते हैं तो एक से दूसरे में संक्रमित हो जाता है। इसे हम इनडायरेक्ट संक्रमण कहते हैं। इसके बाद नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ये हॉस्पिटल में ज्यादातर होता है। वैसे इसमें बहुत कम चांस होते हैं, 0.1 से 20% होते हैं। इसमें हॉस्पिटल में इंजेक्शन के द्वारा या हॉस्पिटल में जो सामान होता है उसको टच करने से एक दूसरे में फैल सकता है। जो पेशेंट को रोगी को देखने के लिए आते हैं उनके द्वारा भी संक्रमण हो सकता है। तो ज्यादातर इसमें संक्रमण मूत्र संबंधी, श्वसन संबंधी एवं सर्जरी संबंधी संक्रमण होते हैं। तो इस तरह से ये सब जो शब्दावली है इसको आप पूरा तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।